बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर चिराग पासवान के साथ अगर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी आते हैं तो चिराग पासवान उनको कितनी सीटें दे सकते हैं या फिर एनडीए से कितनी सीटें मिलने की संभावना मुकेश सहनी को दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में मुकेश सहनी और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही है। हालांकि इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है और न ही इसका ऐलान हुआ है कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को कितनी सीटों की मांग की है और आखिर चिराग पासवान उन्हें कितनी सीटें अपनी पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन से दिला सकते हैं। आपको बता दें कि तमाम संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये घोषणा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी चिराग पासवान और एनडीए से कितनी सीटों की मांगे कर सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे अगर संभावित सीटों का अगर अनुमान लगाया जाए तो कहा जा रहा है कि 2020 के चुनाव में एलजेपीआर यानी रामविलास ने अकेले चुनाव लड़ा था और जदयू को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे, जबकि महागठबंधन के तरफ से मुकेश सहनी ने हिस्सेदारी जमाई थी। हालांकि मुकेश सहनी की स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी बुरी रही, क्योंकि चिराग पासवान ने जहां 5 लोकसभा की सीटें मिलने के बाद 5 लोकसभा सीटों पर जीतने का काम किया, वहीं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अब मुकेश सहनी को एकमात्र सहारा चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी को ये पता है कि जब तक वो महागठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे तब तक निषादों के आरक्षण की बात नहीं हो सकती है और न ही आरक्षण पर महागठबंधन की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन अब चिराग पासवान और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी दोनों के साथ आने की एक बड़ी चर्चा हो रही है और अब सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि अगर मुकेश सहनी चिराग पासवान के साथ आते हैं तो चिराग पासवान उनको कितनी सीटें दिलाने में कामयाब हो सकते हैं और एनडीए उन्हें कितनी सीटें दे सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी के समर्थन से बिहार में अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान। अगर वहीं मुकेश सहनी की स्थिति की बात करें तो 2020 में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। बाद में वे एनडीए से बाहर हो गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चले गए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वे फिर से चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सीमित सीटें ही मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का जो सपना है कि निषादों को आरक्षण दिलाने का, वो इनका सपना एनडीए की तरफ से पूरा हो सकता है। अगर संभावित सीटों के अनुमानों की बात करें तो चिराग पासवान यदि एनडीए के अंदर अगर रहते हैं और वीआईपी को साथ लेते हैं तो मुकेश सहनी को 5 से 10 विधानसभा की सीटें मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने मुकेश सहनी से संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक मुकेश सहनी ने इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि चिराग पासवान से उनकी क्या बातचीत हुई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अगर वीआईपी का जनाधार मजबूत दिखा तो यह संख्या 10 से 15 तक भी हो सकती है, लेकिन इसमें अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी निषादों को अपने पाले में करने में कितना कामयाब हो पाते हैं और सीटों के समीकरण को अपने पाले में करने में कितना कामयाब दिखाई पड़ते हैं, ये सबसे दिलचस्प सवाल है। लेकिन एनडीए चाहता है कि कहीं ना कहीं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को अगर अपने पाले में कर ले तो उसे 40 से 45 जो सीटों का एक बड़ा अनुमान उसको दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अंतर पैदा हो सकता है। हालांकि यदि बीजेपी चिराग पासवान को ज्यादा महत्व देती है तो वीआईपी को 5 से कम सीटों पर भी संतोष करना पड़ सकता है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फाइनल फैसला चिराग पासवान और बीजेपी की रणनीति पर भी निर्भर करेगा। अगर गठबंधन सही बनता है तो मुकेश सहनी को 10 से 15 सीटें मिल सकती है, लेकिन उनकी सीटों की संख्या ज्यादा होगी क्योंकि उनकी पार्टी का जनाधार भी सीमित है। तो हो सकता है कि अगर जनाधार उनका बढ़ सकता है तो सीटों की संख्या भी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिहार की आगामी राजनीति में अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी और चिराग पासवान का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको सबसे ज्यादा दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में ये खबरें आती रहती है कि चिराग पासवान लगातार मुकेश सहनी के संपर्क में हैं और मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि 2020 की तरह एक बार फिर से वे एनडीए का एक अटूट हिस्सा बने, जहां उनको भी उनके समाज को
उनके समाज के वर्ग के लोगों को जो अभी तक आरक्षण से वंचित हैं, उन्हें उनका आधार मिल सके, उनका जो अधिकार है उसको पाने में मदद मिल सके। क्योंकि महागठबंधन में जब से मुकेश सहनी गए हैं तब से आज तक महागठबंधन ने कभी भी निषादों के आरक्षण को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर जो भी पार्टियां महागठबंधन के साथ जुड़ी है, कभी भी उन्होंने निषादों के आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया, निषादों के अधिकारों का मुद्दा नहीं उठाया। इससे स्पष्ट है कि महागठबंधन में जाने के बाद मुकेश सहनी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं धूमिल नजर आ रही है। और अब इसके लिए एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी गठबंधन करते हैं तो सहनी को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इसका भी अनुमान और इसका भी जो संभावनाएं हैं, जो समीकरण है वो भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान एनडीए के अहम सहयोगी हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को अपने पाले में करने की जो उनकी कोशिश है वो कहीं न कहीं रंग दिख रही है। अगर इसके लिए भी बात करें तो चिराग पासवान ने पहले भी इस बात को इशारा किया था कि वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी हो, प्रशांत किशोर हो, इन जैसे जो युवा नेता हैं जो बिहार के बारे में सोचते हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो इन तमाम नेताओं को साथ आना होगा जो बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार की चिंता करते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार मुकेश सहनी का मुख्य वोट बैंक निषाद समुदाय है, लेकिन उनकी पार्टी की पकड़ सीमित है। ऐसे में उन्हें गठबंधन में कम सीटों पर संतोष करने की एक बड़ी भी बात सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार गठबंधन में ज्यादा संतुलन बनाकर रखना चाहती है। वो चिराग पासवान को अधिक सीटें देने के पक्ष में दिखाई दे रही है, जबकि वीआईपी को सीमित सीटें ही मिल सकती है। अगर सहनी को कम सीटें दी जाती है तो वे महागठबंधन की ओर जो उनका रुख है, जो पहले से वो शामिल हैं, हो सकता है कि अपना मन बदल लें और महागठबंधन से जो निकलने की बड़ी चर्चा है उसके ऊपर भी विराम लग सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अगर एनडीए में मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा बनने की जो उनकी जो लालसा है वो वही रह सकती है और एनडीए में आने की जो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुकेश सहनी चिराग पासवान की जोड़ी बिहार में कितना कमाल दिखा पाएगी, कितने सीटों का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको सुधार कर सकते हैं, निषादों को कितना अपना पक्ष में करने में चिराग पासवान और मुकेश सहनी कामयाब हो पाएंगे, वोट बैंक का जो समीकरण है उसको कैसे साध पाएंगे, क्योंकि महागठबंधन भी निषादों के ऊपर नजरें गड़ाए हुए है और किसी भी कीमत पर मुकेश सहनी को एनडीए में जाने देना नहीं चाहते हैं और महागठबंधन का हिस्सा बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि मुकेश सहनी ने पहले भी कहा है कि वो अपने समाज के नेता है और अपने समाज के उत्थान के लिए ही उन्होंने राजनीति को चुना है। साथ ही साथ मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि कभी भी उनको पैसे की या फिर संपत्ति की कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि उनको बिहार की जनता की सेवा करना, अपने समाज की सेवा करना, अपने समाज को कहीं ना कहीं एक नई पहचान देना, यही उनका लक्ष्य है। इसीलिए उन्होंने, चाहे वो झारखंड हो या फिर बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, इन 3 राज्यों के निषादों को जो साधने की उनकी कोशिश है वो कहीं ना कहीं रंग लाती दिखाई दे रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसको काफी दिलचस्प तरीके से देखा जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मुकेश सहनी 50-55 सीटों पर कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर पैदा करने की हैसियत रखते हैं और यही कारण है कि सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी को एनडीए अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रहा है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या मुकेश सहनी और चिराग पासवान का साथ आना बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास लिख सकता है? आप कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।